रिचर्ड डेविड फैल्को का जन्म 1 जून 1943 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था। उसके जन्म के कुछ दिनों बाद ही उसकी मां बेटी बॉर्डर ने रिचर्ड को आगे गोद लेने के लिए भेज दिया। बेटी ने 3 साल पहले जोसेफ क्लाइनमैन नाम के एक विवाहित आदमी के साथ रिश्ता बनाया था और रिचर्ड का पिता था। लेकिन बेटी ने रिचर्ड को लावारिस क्यों छोड़ा, इसका कारण किसी को नहीं पता। पत्रकारों ने अनुमान लगाया कि जोसेफ ने उसे छोड़ने की धमकी दी थी अगर उसने रिचर्ड को रखा और उसका नाम इस्तेमाल किया। बेटी एक गरीब ज्यू परिवार के साथ बड़ी हुई थी और एक वेट्रेस बनकर काम कर रही थी। 1936 में जोसेफ से मिलने से पहले उसने एक इटालियन अमेरिकन टोनी फैल्को से शादी की थी। 4 साल से कम की शादी के बाद टोनी फैल्को ने उसे दूसरी औरत के चक्कर में छोड़ दिया। रिचर्ड को ब्रॉन्क्स के पर्ल और नेथन बर्कोविट्स ने गोद लिया था। उस ज्यू अमेरिकन जोड़े के पास एक छोटी सी दुकान थी और जवान होते हुए भी उन्हें कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने रिचर्ड को अपना नाम दिया और उसे खुद का इकलौता बच्चा रखते हुए उसको बड़ा किया। पत्रकार जॉन विंसेंट सैंडर्स ने लिखा है कि बर्कोविट्स का बचपन कुछ परेशानियों से गुजरा था। हालांकि होशियार होने के बावजूद उसने कम उम्र में ही अपनी पढ़ाई बंद कर दी और छोटी मोटी चोरी और मौका मिले वहां आग लगाना शुरू किया। पड़ोसी और रिश्तेदार बर्कोविट्स को मुश्किल, खराब और बदतमीज़ कहकर बुलाते। उसके माता पिता ने उसके बर्ताव के कारण एक साइकोथेरेपिस्ट से बात की, लेकिन उसके बुरे बर्ताव की वजह से उसके स्कूल के रिकॉर्ड में कभी भी कोई गंभीर परिणाम दर्ज नहीं हुआ। बर्कोविट्स ने 1 साल के लिए ब्रॉन्क्स कम्युनिटी कॉलेज में भाग लिया। 1975 के स्प्रिंग में एडमिशन लिया। 1976 में वो कोऑप सिटी टैक्सी कंपनी के लिए ड्राइवर बनकर काम करने लगा। बाद में उसने कई गैरकानूनी नौकरियां की थी और उसी साल बर्कोविट्स को सैटेनिक कल्ट में दिलचस्पी बनने लगी और तभी उसने सैटेनिक बाइबल भी पढ़ी और उसका मानना था कि उसे अब शैतानी ताकतें नियंत्रित करती हैं। 1975 के नवंबर में बर्कोविट्स ने अपने पिता को एक लेटर लिखा जिसमें उसने कहा था कि न्यूयॉर्क का वातावरण ठंडा और उदासी भरा है, लेकिन ठीक है क्योंकि मैं भी यहाँ उदास ही हूँ और हाँ, यहाँ अब और अंधेरा होने जा रहा है। उसने 1 महीने बाद क्रिसमस के मौके पर बर्कोविट्स ने शिकारी चाकू उठाया और निकल पड़ा अंधेरे में। उसका पहला शिकार बनी एक औरत जो मॉल से बाहर आ रही थी। बर्कोविट्स ने उस पर चाकू से हमला किया और तब उसे छाती पे चाकू मारता रहा। उसके बाद उसने 15 साल की मिशेल फॉरमैन को देखा। बर्कोविट्स ने उसे 6 बार चाकू मारा, लेकिन वो वहाँ से भागने में कामयाब हुई और जल्द ही एक सुरक्षित जगह पहुँची। जनवरी 1976 के आखिर तक बर्कोविट्स ने अपना ठिकाना ब्रॉन्क्स से योंकर्स कर दिया था। उसने वहाँ एक घर लिया। उसके घर मालिक के पास एक कुत्ता था जो हमेशा भौंकता रहता। बर्कोविट्स का मानना था कि उस कुत्ते में सैटन है और उसका भौंकना उसके लिए एक इशारा है कि बर्कोविट्स औरतों का खून करे। और दूसरी तरफ वो उसी वक्त एक जगह रात में बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करता था। बर्कोविट्स ने एक बार कहा था कि वो कुत्ते के भौंकने की वजह से परेशान होकर खुद को मारना चाहता था। 3 महीने तक बर्कोविट्स परेशान रहा और आखिर उसने अपना फ्लैट बदल लिया, लेकिन वहाँ भी उसे कुत्ते परेशान करते रहे और उसे अब सच में लगने लगा कि उसे सैटन खून करने के लिए बोल रहा है। उसने मोलोटोव कॉकटेल का उपयोग करके पड़ोसी सैम कार के कुत्ते को मारने की कोशिश की और जब वो नहीं मरा तो उसने कुत्ते को गोली मार दी। फिर बर्कोविट्स को यकीन हो गया था कि सैम कार के ऊपर शैतान ने कब्जा कर लिया है और वही सैटन है, और वहाँ से बर्कोविट्स खुद को सन ऑफ सैम कहने लगा। 2 बार चाकू से हमला करने के बाद बर्कोविट्स को पता था कि उसे खून करने के लिए कोई अच्छा और कारगर हथियार चाहिए। 1976 के जून तक उसने कई हथियार जमा कर लिए थे, जिसमें थे .44 कैलिबर रिवॉल्वर, कमांडो मार्क 3 राइफल, ग्लेनफील्ड राइफल जिसको टेलीस्कोप साइट थी, चार्टर आर्म AR-7, एक्सप्लोरर शॉटगन और 12 गेज इटैलिका डियर्स लेयर शॉटगन। जून के अंत में बर्कोविट्स ने अपना सिक्योरिटी गार्ड वाला काम छोड़ दिया और ड्राइवर बन गया, लेकिन उसने वो भी काम छोड़ दिया और जुलाई के अंत तक वो AC बिठाने के काम करने लगा। 29 जुलाई 1976 को लगभग 1:10 पर डोना लॉरिया, एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, और उसकी दोस्त जोडी वैलेंटी, एक नर्स, वो एक पार्क में बैठे थे और बात कर रही थी। डोना के जाने के लिए कार का दरवाज़ा खोला और देखा कि एक आदमी तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा है। आदमी को अचानक सामने देख के चौंकी और गुस्सा होकर बोली,
अब ये क्या है? उस आदमी ने पेपर बैग से एक बंदूक निकाला और झुक गया। एक कोहनी उसके घुटने पर रखते हुए उसने अपने हथियार को दोनों हाथों से निशाना बनाया और फायर किया। डोना को एक गोली लगी जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। जोड़ी की जांघ में गोली लगी और तीसरी गोली दोनों लड़कियों को लगी। शूटर मुड़ा और तेजी से चला गया। जोड़ी अपनी घाव से बच गई और कहा कि वो हत्यारे को नहीं पहचान सकती। उसने उसे 30 साल की उम्र के एक गोरे रंग के आदमी के रूप में वर्णित किया, लगभग 5 फीट 8 इंच लंबा और वज़न लगभग 91 किलो। उसके बाल छोटे, काले और घुंघराले मॉडल स्टाइल में थे। ये बात डोना के पिता ने फिर से दोहराया था, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने ऐसे ही आदमी को पास में खड़ी एक पीली कार में बैठे देखा था। पड़ोसियों ने पुलिस को यही बात बताई थी। उन्होंने रिपोर्ट दी कि एक अपरिचित पीली कार शूटिंग से घंटों तक एक इलाके में घूम रही थी। 23 अक्टूबर 1976 को बाउनी पार्क के बगल में फ्लशिंग क्वींस के एक एकांत जगह में इसी तरह की शूटिंग हुई। सिटी बैंक के सुरक्षा गार्ड कार्ल डेनेरो और क्वींस कॉलेज स्टूडेंट रोजमेरी कीनन कार में बैठे थे। तभी अचानक खिड़कियां टूट गईं। रोजमेरी ने फौरन कार स्टार्ट की और मदद के लिए दौड़ पड़ी। घबराए हुए जोड़े को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कोई उन पर गोली चला रहा है। कार्ल के सिर पर गोली लगने से खून बह रहा था। टूटे कांच से रोजमेरी को कुछ छोटी चोटें आई थीं, लेकिन कार्ल को अपनी खोपड़ी के एक हिस्से को बदल के एक धातु की प्लेट उसके सिर में लगानी पड़ी। दोनों में से किसी ने भी हमलावर को नहीं देखा था। पुलिस ने बताया कि रोजमेरी की कार में लगी गोलियां .44 कैलिबर की थी, लेकिन वो गोलियां इतनी चूर चूर हो गई थी कि उन्हें किसी हथियार से जोड़ना मुश्किल था। कार्ल के बाल कंधे तक लंबे थे। पुलिस ने बाद में अनुमान लगाया कि शूटर ने उसे एक औरत समझा था। रोजमेरी के पिता न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट में 20 साल से पुलिस जासूस थे, जिसके कारण इस केस की काफ़ी अंदर तक जांच हुई। लॉरिया वैलेंटी शूटिंग के केस में हालांकि शूटिंग के लिए कोई ठोस मकसद नहीं लग रहा था, लेकिन पॉलिक्यू ने उस केस की तरफ ध्यान नहीं दिया था। कार्ल रोजमेरी शूटिंग की कई बातें लॉरिया वैलेंटी केस जैसी ही थी, लेकिन पुलिस ने शुरू में उन्हें नहीं जोड़ा क्योंकि हमला 2 अलग अलग शहरों में हुआ था और 2 अलग पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी। 17 अप्रैल 1977 को लगभग 3 बजे अलेक्जेंडर, एक टो कार ऑपरेटर, और वैलेंटीना, एक लेमन कॉलेज स्टूडेंट जो एक अभिनेत्री और मॉडल बनना चाहती थी, अलेक्जेंडर के भाई की कार में ब्रॉन्क्स हचिंसन रिवर पार्कवे सर्विस रोड पर बैठे थे। वैलेंटीना के घर से 1 ब्लॉक दूर और लॉरिया वैलेंटी शूटिंग से कई ब्लॉक दूर पास की एक इमारत में रहने वाले एक आदमी ने 4 गोलियां चलाने की आवाज़ सुनी और पुलिस को फ़ोन किया। ड्राइवर सीट पर बैठी वैलेंटीना को 1 बार और अलेक्जेंडर को 2 बार गोली मारी गई। दोनों के सिर में गोली लगी थी। वैलेंटीना की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और अलेक्जेंडर अपने हमलावर के बारे में कुछ बताए बिना अस्पताल में इलाज के दौरान मर गया। पुलिस ने कहा कि अपराध के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था वो वही था जिसे पहले कुछ हमलों में इस्तेमाल किया गया था। 31 जुलाई 1977 को शुरुआत में सेक्रेटरी स्टेसी और कपड़ों का व्यापारी रॉबर्ट दोनों 20 की उम्र के थे। रॉबर्ट की कार में बैठे थे जो कि उनकी पहली डेट थी और उनकी कार बाथ बीच के एक सिटी पार्क के पास एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी थी। वो किस कर रहे थे जब एक आदमी कार के पास आया और वहां से भागने से पहले दोनों के सिर में 4 राउंड फायर करके गया। रॉबर्ट ने अपनी बाईं आंख खो दी और स्टेसी की गहरी चोटों की वजह से मौत हो गई। उस रात डिटेक्टिव जॉन फेलोटिको को घर पर जगाया गया और बुलाया गया। कोनी आइलैंड के 60th प्रेसिडेंट स्टेशन हाउस में 10th होमिसाइड डिवीजन को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। उन्हें हत्या की जांच के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया था। अगर उस समय सीमा में इसे हल नहीं किया जा सका तो इस केस को सन ऑफ सैम टास्क फोर्स दिया जाने वाला था। स्थानीय कैसिलिया डेविस अपने कुत्ते को रॉबर्ट स्टेसी शूटिंग घटनास्थल से ले जा रही थी जब उसने पेट्रोल ऑफिसर माइकल कैटेनियो को एक कार को टिकट देते हुए देखा जो एक फायर हाइड्रेंट के पास खड़ी थी। ट्रैफिक पुलिस के जाने के कुछ समय बाद एक जवान लड़का वहां से गुजरा और उसे गौर से देख रहा था। कैसिलिया चिंतित हो गई थी क्योंकि वो लड़का अपने हाथ में किसी प्रकार की वस्तु को लेकर चल रहा था और तभी गली के पीछे गोली चलने की आवाज़ सुनकर वह अपने घर भागी। कैसिलिया इस बारे में 4 दिनों तक चुप रही जब तक कि उसने पुलिस को संपर्क नहीं किया। जिस पुलिस उस रात उस जगह में टिकट वाली हर कार की बारीकी से जांच कर रही थी। बर्कोविट्स की पीली 1970 फोर्ड गैलेक्सी उन कारों में से थी जिनकी जांच उसने की थी। 9 अगस्त 1970 को
NYPD डिटेक्टिव जेम्स जस्टिस ने योंकर्स पुलिस डिपार्टमेंट को फ़ोन करके उनसे बर्कोविट्स के साथ एक इंटरव्यू करने के लिए कहा। योंकर्स पुलिस डिस्पैचर जिसने सबसे पहले जेम्स जस्टिस की कॉल ली थी, वो सैम कार की बेटी और बर्कोविट्स के कल्ट की जॉन और माइकल कार की बहन थी। जैसे ही जेम्स ने वीट कार को बर्कोविट्स का नाम बताया, उसने कहा, मैं आपको उसके बारे में सब बताऊंगी। मैं उसे जानती हूँ, वो मेरे ठीक पीछे रहता है। उसने जेम्स जस्टिस को यह भी बताया कि बर्कोविट्स ने उनके ब्लैक लैब्राडोर रिट्रीवर हार्वी को गोली मारकर घायल कर दिया था और वो उसके पिता सैम का कुत्ता था। जब जेम्स ने सैम सुना तो उसे यकीन हो गया कि बर्कोविट्स उसका संदिग्ध अपराधी है। अगले दिन 10 अगस्त 1970 को पुलिस ने बर्कोविट्स की कार की जांच की, जो 35 पाइन स्ट्रीट योंकर्स में उसके अपार्टमेंट के बाहर खड़ी थी। उन्होंने कार की तलाशी ली, पिछली सीट पर एक बंदूक देखी और गोलियों से भरा एक डफल बैग देखा। अपराध के नक्शे और सन ऑफ सैम टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर टिमोथी डॉट के लिए एक धमकी भरा पत्र मिला। पुलिस ने बर्कोविट्स के अपार्टमेंट से बाहर जाने का इंतज़ार करने का फैसला किया। उन्होंने अपार्टमेंट के लिए तलाशी वारंट प्राप्त करने का इंतज़ार किया, इस चिंता में कि उनकी तलाशी को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। कार की जांच पिछली सीट पर दिखाई देने वाली हैंडगन पर आधारित थी। हालांकि न्यूयॉर्क स्टेट में ऐसी बंदूक का अधिकार कानूनी था और इसके लिए किसी विशेष परमिट की आवश्यकता नहीं थी। वारंट तब भी नहीं आया था जब बर्कोविट्स रात में लगभग 10 बजे अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला और उसकी कार में घुस गया। डिटेक्टिव जॉन उसके पास गया और अपनी बंदूक को बर्कोविट्स के सर पर लगाया, जबकि सार्जेंट विलियम ने भी अपनी बंदूक तान दी। कार में बर्कोविट्स के बगल में बैलिस्टिक टेस्ट में पहचाने गए .44 कैलिबर बुलडॉग रिवॉल्वर वाला एक पेपर बैग मिला। 11 अगस्त 1977 की सुबह बर्कोविट्स से लगभग 30 मिनट तक पूछताछ की गई। उसने जल्द से गोलीबारी की बात कबूल कर ली और अपना गुनाह कबूल कर लिया। पूछताछ के दौरान बर्कोविट्स ने दावा किया कि उसके पड़ोसी का कुत्ता उसको जो गुनाह किए उसका कारण था। उसका कहना था कि कुत्ते ने सुंदर लड़कियों के खून की मांग की थी। 3 अलग अलग मानसिक स्वास्थ्य परीक्षाओं से पता चला कि बर्कोविट्स कोर्ट ट्रायल के लिए सक्षम है। इसके बावजूद बचाव पक्ष के वकीलों ने बर्कोविट्स को पागलपन के कारण दोषी नहीं होने की याचिका दर्ज करने की सलाह दी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। बर्कोविट्स को 8 मई 1978 को अदालत में सभी हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया। 12 जून 1978 को बर्कोविट्स को प्रत्येक हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसे एटिका करेक्शनल फैसिलिटी में रखा गया, जो न्यूयॉर्क की एक सुपरमैक्स जेल है। प्रोसिक्यूटर्स की आपत्तियों के बावजूद बर्कोविट्स की दोषी याचिका की शर्तों ने उन्हें 25 साल में पेरोल के लिए योग्य बना दिया। जुर्म की ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रू क्राइम इनकॉर्पोरेटेड को।